साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आइस। साथियों, आज के अध्याय में हम एक बेसिक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं जो काफ़ी कॉमन है, बट जब तक आपको उसका समाधान नहीं पता तब तक वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी चिंताजनक बना रहता है। साथियों, मूड क्वेश्चन क्या है डिस्कस का कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत यदि हमें परिवादी नोटिस देता है तो क्या उसका रिप्लाई करना आवश्यक है। यदि हाँ, तो रिप्लाई कितने समय में करना होगा ताकि हमारे राइट्स अफेक्ट ना हो। साथियों, बात की मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले हम चलते हैं बेसिक पॉइंट से। साथियों, आप सबको मालूम है कि चेक के जो मैटर है ये कंसर्न है विद सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट, और ये सेक्शन ये काफ़ी पॉपुलर है। इस प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है और वो खाता मेंटेन करते हुए उसने कोई डेट या मीन्स कोई उधार क्रिएट किया है, या ऐसा कोई डेट जिसको चुकाने के लिए वो बाध्य है, बट ऐसी बाध्यता लीगली है, तो उस सिनेरियो में अगर उसने कोई चेक जारी किया है तो वो चेक का पेमेंट अगर उस कंसेंट पेई को नहीं हो पाता है तो ड्रॉवर ऑफ द चेक लायबल होगा। तो हमने जब बात को समझा तो कुछ पॉइंट्स समझ में आते हैं कि देयर शुड बी अ बैंक अकाउंट, कि एक बैंक में खाता होना चाहिए। तो बैंक में पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है वो भी इंक्लूड है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आपने कोई पैसा उधार लिया या किसी आर्टिकल के पेटे आपका कोई दायित्व बनता है, पर वो दायित्व कैसा होना चाहिए, लीगल इन्फोर्सेबल। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है, लीगल इन्फोर्सेबल डेट। क्लियर है आपको। तीसरी बात है कि उसके भुगतान हेतु आपने जो इंस्ट्रूमेंट दिया है वो चेक है, और चेक का भुगतान उस कंसर्न व्यक्ति को जिसका नाम उस चेक में एज ए पेई लिखा हुआ है उसे नहीं हो पाता है। तो उस सिनेरियो में आपकी जिम्मेदारी बनेगी, अगर उस चेक पर आपके हस्ताक्षर हैं और उस लीगल इन्फोर्सेबल डेट को पे करने के लिए आपने जो चेक दिया वो बाउंस हो जाता है तब। पर साथियों, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि लायबिलिटी इनिशियली नहीं बनती है। कानून में यहाँ भी कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अगर चेक दे दिया गया है और वो चेक बाउंस हो गया तो अगला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो गया। नहीं, उसको जिम्मेदार ठहराने के लिए सबसे पहले उसको एक लीगल नोटिस देना होगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 138 सब क्लॉज बी। उस लीगल नोटिस में आपको सबसे पहले उस अपोजिट पार्टी का पूरा नाम और संस्थान या जगह जहाँ पर वो मिल सकता है वो मेंशन करना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि उस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 94 एनआई एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ कंसर्न अपोजिट पार्टी को तो वहाँ केस नहीं चलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एड्रेस सही है पर वो अपोजिट पार्टी वहाँ पर नहीं मिलती है और वो नोटिस लौट जाता है कई कारणों से, या तो रिफ्यूज़ हो गया या डिस्क्लेम्ड हो गया या डोर अनलॉक है, तो सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट में अजम्पशंस दे रखे हैं उस पर्सपेक्टिव को लेके। तो वहाँ पर कोर्ट ऐसी उपधारणा ले सकती है कि नोटिस वो डिलीवर हो गया है। तो नोटिस डिलीवर नहीं हुआ है ये साबित करने का भार कंसर्न्ड अक्यूज पर रहेगा। तो वहाँ पर घबराने की बात नहीं है अक्यूज के लिए भी। अगर आधार कार्ड का एड्रेस मिसमैच है या जो एड्रेस दिया गया उस पर कभी रहे नहीं, तो इस तरह के स्पेसिफिक डिफेंस को लेकर आप अपना स्टैंड वो क्लियर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटिस में एक अवधि को मेंशन करना होगा, वो अवधि है 15 डेज़ की। तो वो कब से काउंट होगी, जिस दिन वो नोटिस आपको मिल गया है। नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर, यही लिखा जाता है नोटिस में एग्जैक्टली। तो नोटिस मिलने के 15 दिवस के भीतर आप भुगतान नहीं करते हैं तो वहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन 142 एनआई एक्ट के हिसाब से। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर महत्व क्या है नोटिस का कि 15 डेज़ का टाइम आपको मिला है। अगर आप कानून को पढ़ें या कोई भी कानून इस देश का उठा के पढ़ें तो वहाँ पर नोटिस का रिप्लाई करने के लिए आप बाउंड नहीं है, ये स्पष्ट किया गया है। इवन जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कि साइट हुआ है एस 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 444, उसमें भी ये स्पष्ट है कि अगर नोटिस है उसका रिप्लाई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक स्थिति ये है कि अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो वहाँ पर कोर्ट एडवर्स इन्फ्रेंस ले सकता है। तो हमें बात निकल के यहाँ पर क्लियर होती है कि नोटिस का रिप्लाई देना भले ही अज्ञापक नहीं है बट उसके बावजूद भी कोर्ट चाहे तो एडवर्स इन्फ्रेंस ले सकता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है
कि जब भी आपको नोटिस आ जाए तो उसका रिप्लाई जो है आप ज़रूर कर दें। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट एडवर्स प्रिजम्पशन ले सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 114 सब क्लॉज जी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसके अलावा जजमेंट जो मैंने अभी कोट किया है सुप्रीम कोर्ट का 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 444, वहाँ पर परिवादी को सहायता प्रदान कर सकता है। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या हम रिप्लाई करते हुए अपना डिफेंस खोल दें। साथियों, आपको अपनी सारी बातें तो स्पष्ट करनी है, बट जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परिवादी बता रहा है उसको भी डाउटफुल करना है। यहाँ पर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएमएलए कानून की भी जो है सहायता ले सकते हो। उदाहरण के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खाते में जो है ट्रांसफ़र कर दिए 3 लाख रुपए। अब एग्जाम्पल मानते हैं बुरे से बुरा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ट्रांसफ़र हुए और वो 3 लाख रुपए के अगेंस्ट में उनका कहना यह कि मुझे एक चेक दिया गया और वो चेक जो है बाउंस हो गया। तो यहाँ पर बी का अटैकिंग पॉइंट क्या है कि ए ने वो 3 लाख रुपए जो है वो किस पेटे दिए हैं, उस ट्रांजेक्शन को ही डाउटफुल करना है। यहाँ पर एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, अनेकों ही जजमेंट है कि जो ए की लैंडिंग कैपेसिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर सकता है बी, क्योंकि लैंडिंग से मतलब ये नहीं कि 3 लाख खाते में थे तो ए ने बी को लैंड कर दिया। लैंडिंग मीन्स उसके पास पैसा आया कहाँ से, ए क्या काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए जो है मनी लॉन्ड्रिंग करता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ए जो है मनी लैंडिंग करता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ए जो है इन्वॉल्व इनलीगल एक्टिविटी में और पैसों को रोटेशंस कर रहा हो थ्रू गोस्ट अकाउंट, और अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि उससे अपने पैसों को वापस रिकवर करने के लिए इस चेक के इंस्ट्रूमेंट को जो है मिसयूज किया हो। एक बात मैं स्पष्ट वापस से कर रहा हूँ कि डेट कैसी होनी चाहिए, लीगल इन्फोर्सेबल। अगर डेट लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है तो केस जो है मेड आउट नहीं होगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस पर हिट करना है इन द लाइट ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएमएलए, बेनामी ट्रांजेक्शन। जरूरी रूप से इन कानूनों का आपको जो है साथ लेना है। अगर आप नहीं लोगे तो वहाँ पर आपको ही जो है नुकसान जो है खाना पड़ेगा। सिंपल रिप्लाई से मतलब नहीं है, मियाँ डदान से कोई मतलब नहीं है। रिप्लाई शुड बी स्पेसिफिक, जिसके लिए आप ऑर्डर 8 रूल 4 सीपीसी को भी जो है पढ़ सकते हैं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जब भी रिप्लाई दे रहे हैं तो हर एक डिफेंस पॉइंट को स्पष्ट करते हुए चलें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को केस प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। उनके माइंड में क्या गलतफहमी है कि हमने केस पुटअप कर दिया, आपका इंस्ट्रूमेंट है, उस पर आपके साइन है तो सेक्शन 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन लागू हो जाएगा। गलत बात। नीरज दत्त बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी के इंपॉर्टेंट जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15/12/2022 को यह स्पष्ट किया कि अगर कोई चेक है तो उस चेक की इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन क्या है, ये साबित करना पड़ेगा परिवादी को। और इसके साथ साथ वो किस डेट के पेटे दिया गया है, वो डेट लीगल इन्फोर्सेबल है या नहीं है, ये सब कुछ प्रूव करना है परिवादी को। परिवादी जैसे ही प्रूव कर पाता है तो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा कंधों पे अक्यूज के। तो वहाँ पर एडवर्स प्रिजम्पशन को जब तक वो नहीं तोड़ेगा तब तक उसके खिलाफ जो है उपधारणा ली जाएगी। तो उसको तोड़ने का पैरामीटर क्या है, नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बट बाय प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो ये पैरामीटर जो है हमें काम में लेने होते हैं और उसको देखते हुए एक स्पष्ट रिप्लाई जो है देना होता है। जितना रिप्लाई स्पेसिफिक करोगे, जितना टेक्निकल आप चलोगे, उतना ही फायदा आप बाद में लेकर जाओगे। क्योंकि बाद में सेक्शन 91 सीआरपीसी, 45 इंडियन एविडेंस एक्ट की प्ली या 45A इंडियन एविडेंस एक्ट की प्ली या 73 इंडियन एविडेंस एक्ट की प्ली आपको लेकर चलने पड़ेंगे। तो आपका ही रिप्लाई आपके लिए काफ़ी जो है सहायक बनेगा और आपकी काफ़ी जो है वहाँ पर हेल्प करेगा। अब साथियों, सबसे अंतिम पड़ाव पर हम चर्चा करते हैं कि क्या ये रिप्लाई 15 डेज में देना आवश्यक है या कोई टाइम लिमिट इसके लिए है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई रिप्लाई अगर आप नहीं देते हो तो कानून आपको बाउंड नहीं कर सकता, बट इतनी सी बात है कि अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो वहाँ पर एडवर्स प्रिजम्पशन की पोजीशन बनती है। कोशिश करें कि रिप्लाई जो है 15 दिवस के भीतर कर दें। अगर नहीं कर पा रहे तो 30 दिन में कर दें, क्योंकि सेक्शन 105 टीपीएट का कहता है कि रीजनेबल टाइम पीरियड जो है वो 30 दिन का। टीपीएट से मेरा मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर आप रिप्लाई 30 दिन में कर देते हैं, आपका स्टैंड क्लियर है, तो वहाँ पर सेक्शन 145 सब क्लॉज 2 एनआई एक्ट में आपको आपका स्टैंड रखने में, डिफेंस डिस्पोज करने में ईजी रहेगा। अदरवाइज कोर्ट क्या करेगा कि 143A एनआई एक्ट में जो है एंट्री मान देगा, आपके लिए जो है परेशानी वहाँ बाद में क्रिएट होगी। तो बाद में दिक्कतें ना हो तो इन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो है प्रॉपर डिफेंस रेडी किए रखिए और आप अपना प्रॉपर जो है वर्कआउट कीजिए। बट एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ एंड करने से पहले कि अगर आपने किसी को चेक दे दिया और आप लापरवाह हो और चेक वो खाली है तो फिर आपको इस जीवन में कोई बचा नहीं सकता है। चेक देने से पहले ही सारी प्रिपरेशंस करनी है। चेक का मोडस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, मोडस ऑफ ऑपरेशन क्या है, मोडस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी क्या है। अगर तीनों पैरामीटर को आपने मिसमैच करके बैलेंस करके अगले को चेक दे दिया तो वहाँ पर अगर चेक का वो मिसयूज़ करता भी है तो वहाँ पर काफ़ी आपके लिए इजी रहेगा वर्कआउट करना। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि एक रिसेंट मामला मेरे देखने में है कि जहाँ पर एक बैंक ने जो है चेक का मिसयूज़ किया। उस बंदे ने क्या करा कि चेक देने से पहले चेक की प्रॉपर फोटोकॉपी करा ली, उस बैंक अथॉरिटी के सिग्नेचर ले ली और उनसे लिखवा लिया कि चेक खाली और सिक्योरिटी पेड है। जब केस फाइल हुआ तो उनको ध्यान था नहीं, उन्होंने लिखा कि भाई ये जो अकाउंट था वो एनपीए हो गया, उसको फाइनल सेटल करने के लिए 4 दिन पहले बंदा आता है और चेक दे गया। तो थ्योरी क्या हो गई, मिसमैच।
तो इस चीज़ों में विशेष काम करना मेरे भाई आपको, अगर आप कर लोगे तो आपको जो है फ़ायदा रहने वाला है। तो चेक देने से पहले जो पैरामीटर्स है उस पर काम कर लें, ताकि बाद में अगर मिसयूज़ होता है तो हमें काफ़ी ईजी रहेगा कंटेस्ट करना और डिफेंड करना। क्योंकि बाद में जगोगे या रिप्लाई नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि आप कन्विक्ट भी हो जाओ, हो सकता है कि आपका भारी भरकम इंट्रीम भी कोर्ट से बन जाए बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 143A ऑफ द NIA। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।